So the second chapter is electrostatic potential and capacitance. So first chapter, what did we study? We studied about the charge, right? And we studied about electric forces between the charges. Charges के बीच में electric forces होते हैं. Charges आपस में एक दूसरे के ऊपर electric forces exert करते हैं. ठीक है. हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्जेस के अराउंड. देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्जेस. ये जो ये जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते हैं ये थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक इनविजिबल स्पेस है जहाँ पे चार्जेस के ड्यू टू चार्जेस जो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं एक दूसरे के ऊपर वो सिग्निफिकेंट होते हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द चार्जेस आर सिग्निफिकेंट. इलेक्ट्रिक चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. प्लीज नोट करते रहना जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं. इलेक्ट्रिक चार्जेस अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये फोर्स एक्सर्ट करने के लिए उनको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. ये डिस्टेंस से ही फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्ड है वो आया कहां से? ये सिनोनिमस है ग्रेविटेशनल फील्ड से. क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है. क्यों अप्लाई करती है? क्योंकि दोनों बॉडीज के पास मास है. तो क्या उनको फिजिकल कांटेक्ट में आने की जरूरत है फोर्स अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि बोथ आर इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड. वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स या चार्जेस होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर विदाउट कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करते हैं बिकॉज दे आर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दिखता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है बट होता है. इट कैन नॉट मे नॉट बी सीन बट स्टिल इट एग्जिस्ट. ठीक है. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के अराउंड ये कोई मटेरियल से नहीं बना है. इट इज द क्रिएशन ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी का क्रिएशन. एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. याद रखना, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी नहीं होती. ठीक है. ये जो चार्ज पार्टिकल्स है बेसिकली इनमें एक एनर्जी है और इनकी एनर्जी की वजह से इनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से फोर्सेस होते हैं. तो कोर कॉन्सेप्ट जो है वो एनर्जी है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. इसके अंदर भी डीप में हम लोग जाएंगे. कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी इस चैप्टर में. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज इज नॉट मेड अप ऑफ एनी मटीरियल. इट इज क्रिएशन ऑफ एनर्जी. क्या क्रिएशन ऑफ एनर्जी है? इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ये जो एनर्जी है जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से होता है. ठीक है. विच एग्जिस्ट अराउंड द चार्ज एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. तो ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के चार्जेस के अराउंड एग्जिस्ट करती है. तो तुम बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी की वजह से होता है. मैं यही बात बोल रहा हूं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना होती. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनर्जी की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बन के एग्जिस्ट करती. ठीक है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं. ठीक है. Electric energy is stored around the charges as an electric field. In this chapter, we will study that electric energy per unit volume
और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक चीज हमको डिराइव करनी है। क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, ई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है यू, और उसको हम, उसका फॉर्मूला निकालेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर। ये हम डिराइव करेंगे आगे इस चैप्टर में, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा देखो, अब ये जो एनर्जी होती है चार्ज पार्टिकल्स की, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। ठीक है? तो ये जो एनर्जी होती है, जब चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं ना, तो ये एनर्जी में चेंज आता है। टोटल स्टोर्ड एनर्जी जो सिस्टम की होती है, ठीक है, हर चार्ज के अराउंड अपनी एनर्जी होगी, हर चार्ज पार्टिकल के अराउंड अपनी एक एनर्जी होगी, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं बेसिकली हम लोग। तो जब भी याद रखना, दो या दो से ज्यादा चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो टोटल एनर्जी में, टोटल स्टोर्ड एनर्जी में एक चेंज आता है। ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स द टोटल स्टोर्ड एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो टोटल स्टोर्ड एनर्जी है, कौन सी टोटल स्टोर्ड एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? टोटल स्टोर्ड एनर्जी को, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की जो टोटल है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। इट ईदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है? कंसिडर दैट देयर इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट क्लोजर टू इट बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है, just a moment. सो सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, फिक्स पॉजिटिव चार्ज है, अपनी जगह पे फिक्स है। और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है या टेस्ट चार्ज है क्यू, प्लस क्यू, ये भी प्लस है। इसको इस फिक्स चार्ज के पास हम लेके आते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। तो मैं जब एक्सटर्नल एजेंट की बात करूंगा, आई एम गोइंग टू टॉक लाइक अ थर्ड पर्सन। आई एम गोइंग टू bring this, I will be the external agent and I'm going to bring this test charge, positive test charge near this fixed charge. Now we know that similar charges repel each other, तो ये प्लस q प्लस स्मॉल q टेस्ट चार्ज और प्लस कैपिटल Q फिक्स्ड चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं इसको आसानी से ये दोनों को एक साथ नहीं ला सकता, ये टेस्ट चार्ज को फिक्स चार्ज के पास में इजीली नहीं ला सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक रिपल्शन टू ब्रिंग द चार्जेस क्लोजर। ये दोनों को पास में लाने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक रिपल्शन। ठीक है? सो इफ आई एम डूइंग द वर्क, my work will be stored as the electric potential energy of this system of two charges। अगर मैंने ये Q को इसके पास लेके आया, तो मैं जो वर्क डन करूंगा इस दोनों Q को साथ में लाने के लिए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। मतलब इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जितनी पहले थी, देखो पहले क्या था, ये जो चार्ज था इसके अराउंड एक ऐसा इनविजिबल फील्ड था, ये जो चार्ज था इसके अराउंड एक ऐसा इनविजिबल फील्ड था। बट अब जब ये दोनों चार्जेस पास आ गए,
प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। जब ये पास आ गए तो इनके अराउंड एक बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पहले दो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के पीछे का रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इनको एनर्जी दी किसने? इनको एनर्जी देने के पीछे का रीजन मैं हूं, एक्सटर्नल एजेंट। मैंने क्या किया? मैंने वर्क डन किया प्लस क्यू पे, टेस्ट चार्ज पे, उसको फिक्स चार्ज के पास लाने के लिए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यही चीज यहां पे लिखी है, दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट increases the stored electric energy in between the charges as repulsive force between them increases. Right? If we release one charge, suppose ये इनमें से एक चार्ज को मैं रिलीज कर देता हूं, इनमें से एक चार्ज को, ये फिक्स चार्ज है वो तो रिलीज नहीं होगा, ये दूसरा वाला छोटा टेस्ट चार्ज उसको मैं रिलीज कर देता हूं, तो क्या होगा? ये जो इंक्रीज्ड एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो जो स्टोर्ड थी सिस्टम में, अब वो रिलीज हो जाएगी। जब भी याद रखना, कोई भी सिस्टम में जब एनर्जी स्टोर होती है तो उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना इजी है उसके लिए, क्योंकि वो रिलीज होके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब इसको मैं प्लस क्यू को ये टेस्ट चार्ज को मैंने हमारे फिक्स चार्ज के पास लेके आया और उसको मैंने वहां पे फिक्स कर दिया, तो पूरे सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैं ये छोटे टेस्ट चार्ज को रिलीज करूंगा, it will again move in the opposite direction away from the fixed charge plus q. ठीक है? And the speed with which it moves, it will have some kinetic energy due to which it acquires that speed. ये जो स्पीड उसको मिलेगी उससे दूर भागने की, रिपल्शन की वजह से, वो कौन देगा? वो स्पीड देगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? वो जो स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? क्योंकि हमने वो डाइपोल के मामले में भी पढ़ा था कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द डाइपोल या टोटल पोटेंशियल ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज नेगेटिव इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये नेगेटिव क्यों होती है, इसके ऊपर हम लोग इस चैप्टर में बात करके समझेंगे कॉन्सेप्ट को। फिर वो डाइपोल वाला एग्जांपल भी लेंगे, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम फॉर्मूला जान लोगे, डेरिवेशन जान लोगे, आंसर लिख लोगे, लेकिन थोड़ा सा अगर ट्विस्ट आया क्वेश्चन में तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक। ठीक है, चलो। So if we release one charge, then electric repulsion will speed it up to increase its kinetic energy. We can understand it by saying that the previous work done by the external agent to bring these similar charges closer increase the electrostatic potential energy, and it is being released as kinetic energy of this particle now as we set it free. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसिडर अनदर केस जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को हमने फिक्स कर दिया है और नेगेटिव चार्ज को हम उसके पास लेके आ रहे हैं। अब तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा सुनने के लिए कि नेगेटिव चार्ज को उसके पास कैसे ला सकते हैं, हाउ वी कैन ब्रिंग नेगेटिव चार्ज नियर पॉजिटिव चार्ज। वो तो अपने आप ही अट्रैक्ट होके आ जाएगा, और तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर तुम ये सोच रहे हो तो। सो प्लस क्यू इज अ पॉजिटिव चार्ज और यहां पे है माइनस क्यू, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो जब हमने नेगेटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव फिक्स्ड टेस्ट चार्ज की विसिनिटी में लाया, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि एक्सटर्नल एजेंट तो भूल जाओ, अपने आप ही अट्रैक्ट होके ये दोनों पास में आ गए। अपने आप ही प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये दोनों चार्जेस एक साथ आ गए। बट अगर एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क ही नहीं किया, मतलब एक्सटर्नल एजेंट यहां पे है ही नहीं, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो ये माइनस क्यू को
प्लस क्यू से अट्रैक्ट होने के लिए और फास्ट स्पीड में उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आने के लिए जो एनर्जी थी वो किसने दी? वो किसने दी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये एनर्जी माइनस क्यू के पास आई कहां से, नेगेटिव चार्ज के पास आई कहां से? तो ये जो एनर्जी है नेगेटिव चार्ज के पास आई फ्रॉम द सिस्टम। अब कौन सा सिस्टम तुम पूछोगे, तो सिस्टम यहां पे जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं वो ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करता है, समझो इस बात को। वो सिस्टम यहां पे, तो ये प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज जनरेटेड बाय इट्स ओन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये प्लस क्यू की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये फील्ड क्रिएट हुआ है। जब कोई नेगेटिव चार्ज इसके ये विसिनिटी के अराउंड आ जाता है तो क्या होता है पता है? ये जो फील्ड है उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाती है। एक्सटर्नल एजेंट तो देता ही नहीं एनर्जी, लेकिन जो ऑलरेडी एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाती है और ये माइनस क्यू को प्लस क्यू के पास अट्रैक्ट करके खींच लिया जाता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, तो सिस्टम की अपनी एनर्जी अंदर से यूज हो जाएगी। तो अब तुम गेस कर सकते हो कि क्या होगा, व्हाट वुड हैपन नाउ, टेल मी। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट होके पास में आ जाएंगे तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। पूरे सिस्टम की एनर्जी अब डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ फॉर द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉजिटिव फिक्स्ड चार्ज, that basically is contributed by the energy which was already present with this positive charge, that is electrostatic potential energy of the system of the positive charge, और उसमें से थोड़ी एनर्जी स्पेंड हो गई और वो उसने फोर्स क्रिएट किया और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करवा दिया। अब जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो थोड़ी सी कम हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एक बात याद रखना, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ऑपोजिट चार्जेस, सॉरी लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं उनको साथ में लाया, और क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा, ये करने के लिए वर्क करना पड़ा, इसलिए पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। वो जो वर्क डन किया था, वो जो वर्क डन हमने किया था वो स्टोर हो गया पूरे सिस्टम में और पूरे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब जब अगर वो टेस्ट चार्ज को रिलीज किया जाएगा तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वही यूटिलाइज करके ये टेस्ट चार्ज रिपेल होके वेलोसिटी गेन करेगा, अचीव करेगा काइनेटिक एनर्जी और दूर चला जाएगा। लेकिन जब हम दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स की बात करते हैं और जब ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो याद रखना कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि सिस्टम खुद की एनर्जी यूटिलाइज करके ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करके दोनों ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल को एक साथ लाने की कोशिश करता है। इसलिए सिस्टम की टोटल एनर्जी जो पहले थी उससे कम हो जाती है। ठीक है, अब बताओ कि अगर मुझे दोनों चार्जेस को सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा और फिर से एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा वो इस दोनों पार्टिकल की जो सिस्टम है उसमें स्टोर हो जाएगा और दोनों पार्टिकल की एनर्जी पहले से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब अब आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ठीक है, तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। चलो, so now you can easily understand the concept of electric energy behind charges. On one hand, याद रखना ये जो सेंटेंस था ना मुझे बहुत प्रोफाउंड लगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। On one hand, energy is needed to move similar charges closer to each other, and on the other hand, charges of opposite nature need energy to move away from each other. Just applying common sense, we can understand that corresponding amount of energy will be released in reverse motion. परफेक्ट। तो पूरा जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट था बिहाइंड द चार्जेस
bringing the opposite charges together or bringing moving the like charges apart. इसमें जो भी एनर्जी इन्वॉल्व है that can be summed up in these two lines. सिमिलर चार्जेस को पास लाने के लिए, ठीक है, और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को दूर जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी जब हम उल्टा करेंगे. उल्टा करेंगे मतलब सिमिलर चार्जेस को दूर ले जाएंगे और ऑपोजिट चार्जेस को हम लोग पास लाएंगे. ऐसा ही है ना, सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज. करेक्ट, बिल्कुल सही. अब न्यूक्लियस की बात करते हैं. ये भी थोड़ा सा मुझे काफी प्रोफाउंड लगा. मतलब जिस तरीके से ये लोग ने टॉपिक उठाया है, it is really very well written, मतलब very technically sound and proper. So I give it to this particular author for writing such nice words and explaining. Let's study क्या है ये. देखो, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. प्रोटॉन इतने क्लोज होते हैं कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक रिपल्शन होगा वो बहुत लार्ज होगा. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स इतने पास होते हैं कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक रिपल्शन है वो बहुत स्ट्रांग है. एक दूसरे से दूर इजिली जा सकते हैं, लेकिन जाते हैं क्या? नहीं. न्यूक्लियस बहुत स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस से बिटवीन द प्रोटॉन्स ऑफ कोर्स उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स. तो एक अजम्पशन किया है यहां पे. दो प्रोटॉन्स लिए हैं, टू प्रोटॉन्स वर फोर्स्ड बाय नेचुरल फोर्सेस टू कम सो क्लोज टू ईच अदर, देन the work done by those forces would be stored as the electric energy of repulsion among them. सही है. But at such a small distance, another force, which is nuclear force of attraction, comes into play and holds them together. So if we visualize that somehow nuclear forces stop acting, then repulsion of proton will enable the release of stored energy of repulsion as kinetic energy of particles. So इससे क्या समझ में आता है हमको? नेचर ने न्यूक्लियर अट्रैक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड, न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करने के लिए यूज किया है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसको नेचर ने यूज किया है. एग्जिस्टेंस ने, नेचर ने यूज किया है. किसके लिए यूज किया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए. कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर. तो हम लोग जब बोलते हैं ना चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज आता कहां से? ये जो फिनोमेना है ना, जो हुई है नेचुरली, उससे आता है चार्ज. तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन दो ऑपोजिटली चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और एक डिवाइस बनाया हमने इस यही प्रिंसिपल के ऊपर जिसको बोलते हैं कैपेसिटर. तो कैपेसिटर कैसे काम करता है बेसिकली ये हमें समझना है. ठीक है, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने से पहले जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ये हमने पढ़ा था. देखो, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जिनके थ्रू जब वर्क डन होता है तो वो उसकी पाथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, जिनके थ्रू जब वर्क डन होता है, जैसे मैकेनिकल फोर्स ले लो, पुश या पुल. तो पुश या पुल एक ऐसा मैकेनिकल फोर्स है जो जितना वर्क डन करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वो कौन सी कितना डिस्प्लेसमेंट और कौन सी पाथ पे वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो पाथ की लेंथ पे वो वर्क डन डिपेंड करेगा. दैट वर्क डन विच इज डन बाय द non-conservative force like mechanical force.
लेकिन कुछ और टाइप के फोर्सेस होते हैं जो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़े, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ये क्या करते हैं? एक्चुअली इनका फंक्शनिंग इतना सिंपल है कि द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट which is under the influence of gravitational force does not matter. That body will do certain amount of work. That body will do certain amount of work even if any path, any given path is taken by it under the influence of the conservative force like gravitational or spring force. कोई भी पाथ पे कितना भी डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी का हो, कोई भी पाथ पे कितना भी डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी का हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही मायने रखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू जो वर्क डन होता है वो ढूंढने के लिए। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन उनकी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो कौन सी पाथ लेते हैं ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत ही यूनिक टाइप के फोर्स है। ये हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में बहुत ही ब्रीफली पढ़ा था, अभी उसका वीडियो तो है नहीं, बट फिर भी इस चैप्टर में वो रिविजिट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स का यहाँ पे क्या काम है? तो बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, ये भी कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसका देख लो। देखो, वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वी नो दैट वेरी वेल। In a situation where force is constant during some interval of time, then we can write the total work done by such a force as delta W is equal to F vector dot delta R vector. In a situation where force is not constant during some interval of time, then we can write the total work done by such a force as delta W is equal to integration of F vector dot dr vector from I to F. I is initial position and F is final position. I and F represent initial and final states for the given interval of time. States मतलब position बोल सकते हैं। In case of conservative forces, work done is independent of path followed by body and total work done in round trip is zero. अब इसको समझने के लिए एक वो ग्रेविटी वाला एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा। सो देर इज दिस टेबल एंड दिस इज ग्राउंड। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो टेबल है उसकी हाइट है h। ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज mg। ठीक है, अब मैं ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ऐसा मैंने स्टेटमेंट दिया था, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं उठाता हूं और ये ऑब्जेक्ट को उठा के, जस्ट अ मोमेंट, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। mg था ना, mg इसका वेट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे ग्राउंड लेवल पे रखा गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट को मैं उठाता हूं। इसको मैंने उठाया, मैं पहले इसको यहां ले गया, फिर यहां ले गया, फिर ऐसे घुमाया, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर ले गया, नीचे ले गया, और ये सब करके यहां वहां घुमाने के बाद मैंने इसको यहां पे रख दिया। अब मुझे बताओ इसकी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तुम बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh। लेकिन यार मैंने तो इतना उसको घुमाया, तिरछा आड़ा टेढ़ा कुछ भी किया और फिर रखा मैंने वहां पे। तो तुम बोलोगे अरे सर इस पे वो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही फर्क पड़ेगा और क्या। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला तुमने। मतलब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वो बॉडी कौन से पाथ से चल के यहाँ पे पहुंची है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले कहाँ थी और अभी कहाँ पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, उस पर ही फर्क पड़ता है। मतलब ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके थ्रू ये वर्क डन हो रहा है, ये एनर्जी स्टोर हो रही है, that is work done against gravity, that is gravitational potential energy. It depends on only initial and final position of the body, it does not depend on the path traveled by the body. अब समझ में आया तुमको? तो ये, अच्छा, अगर इसको मैंने उठा के वापस अगर मैंने इसको यहां पे रख दिया तो क्या होगा? वापस यहां पे रखने से क्या होगा? वापस यहां पे रखने से मैं अब मैं पूछता हूं कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास? जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो हम मान सकते हैं कि बॉडी अपनी जगह से हिली नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। समझ में आया? टोटल वर्क डन फॉर द इन द राउंड ट्रिप इज जीरो। कंजर्वेटिव फोर्सेस में यही होता है, इसलिए की नोट दी गई है, ये भी समझ लो। इसलिए आगे तुम्हें क्या होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस इलेक्ट्रिक चार्जेस से कनेक्ट करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा देखो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। Work done in moving a charge from one point to another in an electrostatic field is independent of the path traveled by the particle between both the points. ठीक है? Work done in moving a charge from one point to another does not depend on the path. तुम दो चार्जेस को तुम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए किसी भी पाथ में लेके जा सकते हो, फिर भी उसका वर्क डन उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। रादर इट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल के एग्जांपल से बताया है। सो वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। क्लोज्ड पाथ मतलब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जनरेटेड बाय स्टोर्ड एनर्जी विद इन द सिस्टम। और अब भी हमने देखा कि ये सिस्टम किससे बनी है? चार्जेस से। और चार्जेस के पास अपनी एनर्जी होती है जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे किसी भी मास के अराउंड एक एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एग्जिस्ट करता है। वैसे ही चार्ज के अराउंड, एक चार्ज के अराउंड कंजर्वेटिव फोर्सेस इसलिए जनरेट होते हैं बिकॉज एनर्जी चार्ज के विद इन स्टोर्ड होती है, चार्ज के अराउंड स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस एनर्जी इन जनरल इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? A change in potential energy of the system is defined as negative of the work done by conservative force. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू होती है। अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, अ चेंज इन, नोट कर लेना प्लीज। A change in potential energy of the system is defined as negative of the work done, negative of the work done by conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है उसका नेगेटिव क्या है? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। du इज इक्वल टू माइनस dwc। ठीक है? ये क्या है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इक्वल टू u2 माइनस u1। ये क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन क्या है? F इंटू डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट,
इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका जब नेगेटिव लोगे तो तुम्हें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिलेगा। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम कि अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू, और अगर तुम ये प्लस स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के पास लेके आते हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो होगा चेंज। किसमें चेंज आएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, and that will be equal to negative of the work done by conservative force, negative of the work done by conservative force। तो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या वर्क डन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे खुद नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। क्यों? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चाह रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स wishing? The electric force is pushing this charge away from it, but we are doing deliberate work on this charge and pushing it towards this charge until these two charges are so close together that this force, the work done by this force is immaterial। इसका कुछ मतलब नहीं। मतलब जो चेंज हुआ है यहाँ पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग टू लाइक चार्जेस टुगेदर, इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली माइनस ऑफ माइनस DWC। क्यों मैंने माइनस DWC लिया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हम एक्सटर्नली जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हो रहा है। मतलब ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो जो वर्क डन कर रहा है वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्क डन है। एंड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। मतलब पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। और ये हमने पहले ही पढ़ा था। पहले ही मैंने बताया कि जब एक दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हो तो यू आर स्टोरिंग एनर्जी इन द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। समझ में आया? ये थोड़ा समझना, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके पर्सपेक्टिव तुम्हें क्लियर होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये थियरी के जैसे पढ़ाऊं ना, मेरे को it's very easy for me to teach, like how your school teachers teaches you, they just give you some points without going through the questions कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं ना कहीं अंदर पता होने के बावजूद भी अगर मुझे तुम्हें सिखाना है, मुझे ये चीजें तुम्हें समझानी है, तो इट टेक्स टाइम, बिकॉज आई हैव टू टॉक थ्रू मेनी पर्सपेक्टिव, थ्रू मेनी पर्सपेक्टिव्स। ठीक है? इसीलिए ये इतने सारे पर्सपेक्टिव तुम्हें बताने के बाद अगर फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो नोट डाउन योर क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम है वो तुम नोट करो। क्यों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स? ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। तुम अब क्या करो पता है? एक एग्जांपल लो, एक फिक्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले लो और एक नेगेटिव चार्ज ले लो उसकी विसिनिटी में। तो वो नेगेटिव चार्ज जब वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके उसके पास आ जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? इसका आंसर बताओ मैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? पॉज करो और इसका आंसर बताओ मेरे को। बताओ मतलब तुम अपने आप को बताओ, एंड फिर मैं तुमसे डिस्कस करूंगा। यस, तो मैंने तुमसे पूछा था कि एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और उसकी विसिनिटी में एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है? अब क्या होता है कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू के अट्रैक्ट होके, प्लस क्यू को अट्रैक्ट होके उसके पास आ जाता है। अब मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है
द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो चेंज इन potential energy, electrostatic potential energy of system of two unlike charges is equal to delta u, right? यही तो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू, विच इज इक्वल टू, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का तुम्हारा डेफिनेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे हम लोग, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर आपने ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा जो कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ये चार्ज अट्रैक्ट होके प्लस क्यू के पास आ जाए, और ये चार्ज, ये जो छोटा सा चार्ज है, छोटा सा क्यूट सा जो चार्ज है, ये वही करता है, ये अट्रैक्ट होके प्लस क्यू के पास आ जाता है, माइनस क्यू, है ना? तो मतलब ये जो फोर्स है उसने अपनी डायरेक्शन में वर्क डन किया, अपनी जिस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क डन डब्ल्यू सी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, विल बी पॉजिटिव, बट व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अब ये जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत एनर्जी थी, उसमें से थोड़ी बहुत स्पेंड हो गई। क्यों स्पेंड हो गई? क्योंकि वो एनर्जी इस सिस्टम ने यूज की फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करने के लिए, वो दूसरे चार्ज पर उसको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई डेल्टा यू, विच इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी, विच इज द वर्क डन इन bringing the negative charge to this positive charge. So negative of that much energy is the change in potential energy of the system. या फिर you can say that potential energy of the system of this particular scenario is decreased by WC, work done by the conservative force. अब आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, दो एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वापस यही बात करने वाले हैं लोग, फिर भी हमको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है हम लोग उस पर फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अभी हमने कर दिया ऑलरेडी, हमको पता है। ठीक है, द अबव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूज फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। हियर वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। The above concept can be rewritten for changes in electric potential energy of the system. ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ दैट सिस्टम। So du is minus of dwel, which is u2 minus u1, which is negative of the integration of FEL, electrostatic force of attraction or electrostatic force of repulsion, multiplied by dr, that is the distance between the two charges from initial point to final point. ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। एवरीथिंग वी नो is everything we know about is made up of several types of particles of system. You can easily appreciate that two particle system is the most basic system that we can talk about. तो यहाँ पे हम लोग फोकस करने वाले टू पार्टिकल सिस्टम पे, याद रखना। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ सेवरल टू पार्टिकल सिस्टम्स विल एनेबल अस टू कैलकुलेट द एनर्जी फॉर n पार्टिकल सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द टू पार्टिकल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। दो चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो सबसे पहले कैसे एक्सप्लेन किया है इसको, एक एक चीज को। एक्चुअली ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने का, लेकिन 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 टेक्निकली सबसे साउंड मेथड है। मतलब शॉर्टकट से मैं तुम्हें बता सकता हूँ, देखो ऐसा ऐसा है, ये फॉर्मूला है इसका, लेकिन लेकिन ये जो इसका डेरिवेशन का टेक्निक है, दैट इज सो अमेजिंग, क्योंकि हम छोटे छोटे स्टेप से
वी रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शॉर्टकट से फॉर्मूला दे दिया चलो अभी न्यूमेरिकल करो, ऐसा नहीं है। और ऐसा अगर होता तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता? इसके लिए थोड़ा सा अजीबो गरीब है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो अभी तक तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत मस्त जा रहा है, ठीक है। इसको और पावरफुल बनाते हैं हम लोग। कैसे? देखो, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड change in electrostatic or electric potential energy stored in two particle system when the distance between them is changed। दो पार्टिकल्स का जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या चेंज आता है जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब ये दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को मैं कम कर रहा हूं या बढ़ा रहा हूं। बट मैं ये दोनों के डिस्टेंस को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए दोनों पार्टिकल को कैसे मूव कर रहा हूं या दोनों में से एक को कैसे मूव कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, बस। तो केस 1 में दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस था सो एंड सो। केस 2 में पार्टिकल का मूवमेंट हो गया, अब दोनों के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है सो एंड सो। तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ इट इज हैपनिंग। हम सिर्फ हम सिर्फ कंसर्न है कि भाई इनिशियली दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या था, फाइनली दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने फर्स्ट पार्टिकल को मुझे फिक्स रखना है, सेकेंड पार्टिकल को ही मूव करना है, या सेकेंड पार्टिकल को फिक्स रखना है, फर्स्ट पार्टिकल को ही मूव करना है, या दोनों को ही मूव करना है या दोनों को मूव नहीं करना है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं। नथिंग मैटर्स ओवर हियर, ओनली द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन मैटर्स, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो। What actually matters in case of conservative force is to know that what the initial state and final state are, position basically। It does not matter how the change is brought about। अब ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है। So let us assume that a point charge plus q1 is kept fixed at its location। q1 को फिक्स कर दिया हमने, प्लस q1। Another point charge plus q2 is moved from initial position A to final position B। A से B, पहले A पे था उसको B पे ले जा रहे हैं हम, मतलब दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अनदर पॉइंट चार्ज इज प्लस q2, पहला वाला पॉइंट चार्ज प्लस q1 था। पहले ही बता देता हूं मैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, अगर दोनों को एक दूसरे से दूर कर रहे हो तुम तो दोनों के बीच में ऑलरेडी रिपल्शन होगा और ये दूर अपने आप ही चले जाएंगे। अपने आप अगर वो चले जाएंगे दूर, अपने आप मतलब हम तो एक्सटर्नली कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे, तो ये फोर्स कौन दे रहा है? सिस्टम। सिस्टम मतलब ये दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड में से कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। रिपल्शन हो रहा है ना दोनों के बीच में, ए टू बी जाने के लिए, ए टू बी दूर जाने के लिए रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन कौन कर रहा है? इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, राइट? तो वो जब डिक्रीज होगी तो जब पार्टिकल Q2 A से B पहुंचेगा तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम होगी। ये पहले ही समझ लो, लेकिन हमें इसको थोड़ा कैलकुलेशन से समझना है। कितनी कम होगी, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट, व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड इट, वो हमें समझना है। इसके लिए थोड़ा सा घुमा फिरा के समझा रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। सी मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता कि मैं खाली ब्लैंक पेज ले लेता जैसे यहाँ पे है, और मैं ये सारी चीजें बड़बड़ बड़बड़ करके तुम्हें यहाँ पे लिख के बताता। बट हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है पता है? एवरीथिंग इज रिटन। मैं जब पढ़ूंगा तुम भी पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो हम दोनों एक बुक पढ़ रहे हैं। अभी ऐसा हो गया, हम सब लोग एक बुक पढ़ रहे हैं और वो बुक का डिस्कशन तुम्हें लाइव कमेंट्री मैं दे रहा हूँ। इट इज सो सिंपल, सो इजी। ठीक है, अगर मैं कुछ बोर्ड पे स्क्रिबल करूं, वो स्क्रिबलिंग का मीनिंग निकालने के लिए तुम्हें बीच में कंफ्यूजन कितना होगा। यहां तो मैं हर लिखी हुई चीज को तुम्हें दिखा रहा हूं, उसकी कमेंट्री दे रहा हूं, सो इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, कम ऑन लेट्स गो अहेड।
Fixed charge plus q1 lies on the line AB. Point A is at a distance r1, as you can see in the figure. Point A is at a distance r1 from charge q1 and point B is at a distance r2 from charge q1. Here it is important to note that initial distance between the charges is r1 and final distance is r2, and that is what all matters. और कुछ मैटर नहीं करता. It does not matter whether both the charges are moving or only one of them is moving. Just for ease, we have assumed that charge q1 is fixed and q2 is moved apart, but it does not make any difference to our calculation. Okay? What matters is the initial position and final position of these two charges. That's it. Initial distance between them and final distance between them. At a certain instant of time, the point charge q2 is at a distance x, let's say, from q1. So magnitude of electric force FEL acting on it will be how much? अगर ये point charge q2 point A से move होके अगर यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे जहां पे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस x है, तो पॉइंट चार्ज, ये जो चार्ज q2 है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? The magnitude of electric force as shown in the figure, ठीक है, will be, ये दोनों चार्जेस इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, 1/4 pi epsilon naught multiplied by q1 q2 upon x square. Both the charges are positive, so there is electric repulsion on q2, right? The magnitude of electric force depends on the distance between the charges. Hence, the distance between the charges is continuously changing. Let us assume that dx be the further separation of point charge q2. Here dx is infinitesimally small, so the electric force may be assumed as constant force only for this very small displacement. ठीक है, तो हमने एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट चार्ज q2 फर्दर इन द डायरेक्शन बी अज्यूम किया, दैट इज dx. और हमने ये भी अज्यूम किया जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन था ऑन q2 ड्यू टू q1, दैट इज कांस्टेंट in this very infinitesimally small distance dx. The direction of electric force and that of the displacement is same. Hence, the angle between electric force and displacement is 0, and the work done by the electric force dWEL is FEL multiplied by dx, or FEL dx, which is dWEL. Correct? Which is FEL का फॉर्मूला क्या है? 1/4 pi epsilon naught multiplied by q1 q2 upon x square, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस multiplied by dx. ठीक है? So that is the work done. By definition, the change in electric energy of the system is equal to the negative of the work done. मतलब ये work done जो कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, उसका अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो मुझे चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा. तो मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, तो मुझे ये स्टेटमेंट मिला नेगेटिव में. ठीक है, नाउ वी कैन इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन एज फॉलोज. अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे. कहां से कहां तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक. इनिशियल पोजीशन मतलब ये दोनों चार्जेस की इनिशियल पोजीशन है, ये डिस्टेंस r1, और फाइनल पोजीशन है डिस्टेंस r2. ठीक है, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon x square into dx when x is equal to r1 to x is equal to r2. ठीक है, so the electrostatic potential energy from UA to UB is equal to, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन बाहर है. हमने क्या किया समझ में आया ना? ये जो du है ना उसको इंटीग्रेट कर रहा है. नेगेटिव साइन को बाहर निकाला, q1 q2 बाहर आएगा, 4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught बाहर आएगा, सिर्फ x square इंटू dx बचेगा, 1/x square इंटू dx. अब 1/x square का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/x. ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे बाहर है, अंदर भी एक माइनस साइन आ गई. अब 1/x को अगर मैं ये लिमिट में लिमिट की वैल्यूज पुट करूं
तो 1/R2 माइनस 1/R1 आएगा, और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वन बेटर वे टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन इज टू चूज इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स एज रेफरेंस। मतलब अगर हम इनिशियल डिस्टेंस को 0 और फाइनल डिस्टेंस को, आई एम सॉरी, इनिशियल डिस्टेंस को r और फाइनल डिस्टेंस को इंफिनिटी ले ले, तो कितना इजी होगा, ये R1 R2 का झंझट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल डिस्टेंस जो है तुम्हारा दैट इज, सॉरी, इनिशियल डिस्टेंस जो है तुम्हारा दैट इज r एंड फाइनल डिस्टेंस है तुम्हारा इंफिनिटी। मतलब मुझे एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, देखो R2 फाइनल डिस्टेंस था, यहाँ पे R2 का R लिया है, और R1 इनिशियल डिस्टेंस था, यहाँ पे R1 को इंफिनिटी लिया है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं ये चार्ज को पॉइंट ए से बी लेके जाऊं या बी से ए लेके जाऊं, जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का वो उतना ही होगा। तो दो अजम्पशन एक साथ किए वो लोग ने। दो अजम्पशन क्या है? एक अजम्पशन है कि उन्होंने बोला कि अगर इजी होगा कि अगर मैं इनिशियल डिस्टेंस को इन्फिनिटी ले लूं, मतलब ऑलरेडी वो चार्ज इन्फिनिटी पे है, और फाइनल डिस्टेंस को मैं आर ले लूं, मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट ए तक उस चार्ज को लाना। It is logical also to assume that potential energy to be zero when the particles are at infinite distance. ठीक है, तो UB माइनस UA में जो फाइनल तुम्हारा पोजीशन है, सॉरी, जो इनिशियल पोजीशन है वो इन्फिनिटी है, तो इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। ये भी लॉजिकल है। ठीक है, सो U इज इक्वल टू Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught bracket 1 upon r minus 1 upon infinity, which is basically 0. So Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r. ठीक है, that is the formula for the electric potential energy of the system of two charges, two particle system का electric potential energy. Oh my god, that was amazing. कितना टाइम हो गया देख लेते एक बार। सो गाइज, मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि मुझे वीडियोस रेगुलरली बनाने हैं। मैं पहले जब वीडियो बनाता था तो आई वॉज लूजिंग माई एनर्जी बिकॉज आई वॉज लाइक कवरिंग द होल चैप्टर ऑल टुगेदर वंस, एक शॉर्ट में हम लोग खत्म करते हैं। बट उससे क्या होता था कि मैं मेंटली बहुत टायर्ड होता था, मेरा एक्सप्लेनेशन पावर भी कम हो जाता था। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं फंबल करता था। आई डोंट वांट टू डू दैट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ फॉर यू आल्सो, इट विल बी इजी कि एक एक घंटे के वीडियो टारगेट करेंगे। इट इज ऑलरेडी 1 आवर, क्लोज टू 1 आवर आर वीडियो। तो अब ये इस पैराग्राफ में खत्म करता हूँ, और ये जो हाइड्रोजन लाइक आयन एज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है ये भी खत्म करता हूँ। नहीं, ये नहीं होगा शायद। ठीक है, चलो ये देखता हूँ मैं खत्म हो पाएगा कि नहीं। और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, शायद नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करके फिर नेक्स्ट पार्ट भी कर लूँ। ठीक है, तो एक एक घंटे के वीडियो टारगेट करेंगे एंड ऑल्टरनेट डे में टारगेट करूँगा, तो ही मेरे पास वो एनर्जी रहेगी। अदरवाइज आई एम नॉट, आई जनरली आई एम नॉट हैप्पी विद द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई एम गिविंग। बट टुडे आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज मैंने आई थिंक इसको समझा, और तुम्हें कैसे समझाना है ये भी मैंने समझा, तब जाके ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। मतलब मेरे को खुद को इसने बहुत दिनों तक परेशान किया है, because there are so many concepts which are twisted, and it can really confuse you. Let's end this and today finish it like within a range of 1 hour. Okay. Okay, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स है। ठीक है, Q1 Q2 दोनों इन्वॉल्व है इसमें। व्हाट अबाउट अगर इसमें एक ही चार्ज इन्वॉल्व हो, तो उसका U निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यस, निकाल सकते हैं। Q1 Q2 की जगह Q ही आएगा सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल चार्ज का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। While using the above relation, we need to account for the positive and negative signs of charges. Hence, we can easily explain that when the similar charges are brought closer, then electrostatic energy stored in that system increases. देखो, Q1 Q2
अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी हायर, ग्रेटर. बट अगर Q1 Q2 ऑपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम नेगेटिव, रिमेंबर. ठीक है. सो हमेशा याद रखना कि जब दो सिमिलर चार्जेस को साथ में लाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होती है, इंक्रीज होती है. बट अनलाइक चार्जेस को जब साथ में लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. When similar charges are brought closer to a distance from infinite distance, then the electrostatic energy stored in this system is positive. When two charges of opposite nature are brought closer to a distance from infinity, then the electrostatic energy stored in this system is negative. Soon we will realize that it is only a change in electric energy that matters in the case of electrical interaction. Change in electrical energy ही matter करता है. ठीक है. तो सुपर था ये डेरिवेशन, तो बहुत मस्त था, मतलब कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे का वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन लाइक आयन एज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. Here is a one real life situation when the above derived result of electric potential energy of the system of two particles can be used. Let's use it. हाइड्रोजन आयन का एग्जांपल लेते हैं. हाइड्रोजन लाइक आयन लिखा है. It consists of one electron. Let Ze be the charge on nucleus, where Z is the atomic number of the selected ion. Assume that an electron is orbiting around the nucleus in a circular orbit of radius r. ठीक है. तो हम लोग ने एक हाइड्रोजन लाइक आयन लिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और Ze चार्ज है न्यूक्लियस पे और Z एटॉमिक नंबर है सिलेक्टेड आयन का, और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस को और वो ऑर्बिट की रेडियस आर. ठीक है. तो इस केस में यूजिंग द अबाउ डिराइव्ड रिजल्ट, द इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इसलिए टोटल जो इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन एनर्जी बोल रहे हैं वो लोग, दैट विल बी नेगेटिव, right? Minus 1 upon 4 pi epsilon naught into Z multiplied by E square upon R. Z E square is the product of the charges of the nucleus and the electrons. Z इसलिए because that's the atomic number. So electrical interaction energy for this system is zero when electron is at infinite distance from the nucleus. An electron orbiting around the nucleus has some kinetic energy. So to calculate the kinetic energy of orbiting electron, we can use the concept of dynamics of circular motion, centripetal force, right? According to this concept, electrical force of attraction from the nucleus on the electron is playing the role of centripetal force that is necessary to move the electron along the circular path. Using Coulomb's law, we can write that 1 upon 4 pi epsilon naught Ze square upon r square, which is basically the electrical interaction energy or the force of attraction to the electrons from the nucleus, is equal to the centripetal force which keeps the electron moving in the circular path, which is mv square by r. So from this we can find out what is half mv square, which is 1 upon 4 pi epsilon naught into Ze square upon 2r. That is the kinetic energy of the electron moving in the circular path. So what is the total energy of the electron? U plus Ke. U plus Ke. What is U? U is here, this one. Ke here. ठीक है. ये दोनों को ऐड किया तो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ze स्क्वायर अपॉन 2r है. ठीक है. Ze स्क्वायर अपॉन 2r. ओके. यहाँ नेगेटिव में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. We have used the point at infinity as a point where there is zero electrical potential energy. Here the energy of electron around the nucleus is negative. Such a system having negative energy with respect to infinity is called the bounded system. तो यहाँ पे कौन bounded है? इलेक्ट्रॉन. कहाँ पे बाउंडेड है? आउटर मोस्ट शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम में बाउंडेड है. क्यों बाउंडेड है? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन की न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब डाइपोल, डाइपोल भी एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन लाइक एटम्स की न्यूक्लियस एक ऐसा एग्जांपल है। ये सारे बाउंडेड सिस्टम्स है, इनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये तुम्हें आंसर मिला कि क्यों मैंने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज नेगेटिव, ये उसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है। The system is bounded for electron because it cannot escape from the electric field of the nucleus on its own. Some external agent is required to remove it. It can happen only if electron receives minimum required energy from an external source. For an electron to become free, its total energy should become at least zero. Hence, this electron requires the following amount of energy to become free, and this energy is called binding energy of electron, जिसको हम पढ़ने वाले हैं कौन से चैप्टर में? इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड न्यूक्लियर, जो तुम्हारे सेकेंड बुक में ये चैप्टर में, ठीक है, न्यूक्लियस वाले पार्ट में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ZE²/2, ठीक है। सो दैट वाज योर थियरी पार्ट विच आई कवर्ड टुडे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मतलब इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं इसमें कि इट वाज रियली रियली यूजफुल, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बीच में फ़र्क पता होना चाहिए। ये फ़र्क मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास जो न्यूमेरिकल्स वाला क्लास है उस वो शुरू करने से पहले बताऊंगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आज मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।